ये आवाज बंद करो। Yeah, hi everyone. Good evening. Yeah, hi Aman, hi Harsh, hi Hriday. Good evening. All right, so we have our doubt discussion session, and आप लोगों के जो भी doubts हैं from the booklet, gaseous state, chemical bonding, just अभी start ही हुआ है, so we can go ahead and discuss those doubts one by one. So let me know which sections we would want to start with. So I would say get equipped to advanced. पहले इसमें से देख लेते हैं. Do you guys have any doubts from get equipped to advanced section? सबसे पहले इसमें से बता दो. इनफैक्ट इसमें भी शायद कुछ सब sections हैं, if I correctly remember. केमिकल बॉन्डिंग में अभी कहाँ से डाउट आ जाएगा? अभी तो अपन ने पढ़ा ही थोड़ा सा, मैंने कुछ होमवर्क दिया ही नहीं आपको केमिकल बॉन्डिंग में से. सर हमारे बैच में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे हैं. हमारे बैच में मतलब ये कौन सा बैच है? Like isn't it? महेश सर. हाँ, महेश सर पढ़ाते हैं हमको. अच्छा. नहीं बट लाइक सर आपका से फर्स्ट लेक्चर है और वो भी डाउट है. बट मतलब दिस इज NAPJC 11-12 ना, मतलब और उसके नो साथ सर. जो अटैच्ड बैचेस हैं. सर ये अगस्त बैच है. आपका लेक्चर लगा दो. हाँ, अच्छा. मतलब बट है तो डाउट्स का ही लेक्चर, और ये तो NAPJC 11-12 वाला ही है. इसमें तो लेकिन किस चीज का डाउट? किस चीज का डाउट? मतलब जो करंट टॉपिक है या फिर प्रीवियस टॉपिक, वो कुछ बताया ही नहीं. हाँ, तुम पूछने में तो पूछ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट दिस इज द रेगुलर बैच इन विच आई टीच. तो अभी आप लोगों का रैंडमली ये डाउट लेक्चर लग गया है, या आगे भी आप लोग इस बैच में मर्ज हो जाओगे? तो नहीं ये शायद सर, ये हम लोग को लिंक मिली थी, सिर्फ कुछ बताया नहीं था. सर शायद गलती से लग गया होगा. आपका पहला ही है. नहीं, टाइम टेबल में भी था लेक्चर सर. हाँ वही टाइम टेबल में गलती से लग गया होगा. हाँ, मतलब थोड़ा सा तो वियर्ड है. यस सर. सर हमको गैसियस स्टेट नहीं पढ़ा है. हाँ अच्छा, सर, अभी फिलहाल बॉन्डिंग चल रहा है. ओके ओके. बट ठीक है, अभी मैं ऑन प्रायोरिटी पहले गैसियस स्टेट के डाउट्स डिस्कस करूंगा, बिकॉज जिस बैच में मैं पढ़ा रहा हूँ उस बैच में तो गैसियस स्टेट हुआ है. बॉन्डिंग तो हमारा जस्ट शुरू हुआ है अभी. तो दैट वे I would first take up the doubts from gaseous state, and then फिर अगर आपके पास टाइम है, अगर आप वेट कर सकते हो तो आप बॉन्डिंग के पूछ लो. बट अदरवाइज आई विल नॉट सजेस्ट, क्योंकि आपका टाइम ही वेस्ट होगा. आप लोग बैठे बैठे सर तो लीव कर ले. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक मोर सेंस. ओके सर, थैंक यू. ऑल राइट. सो कमिंग बैक, हाँ मतलब गैसियस स्टेट में एक एक करके हम लोग पहले गेट इक्विप टू बुकलेट के डाउट्स के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल डाउट्स भी रहेंगे, तो मैं डिस्कस कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. बट पहले थोड़े से बुकलेट के डाउट्स बता दो आप लोगों के हैं तो. सो एज आई वाज सेइंग कि इसमें भी सेक्शन देखो, गेट इक्विप टू एडवांस में भी सब सेक्शन है.
तो I would request you to follow that subsection. So get equipped to advance, single choice. ठीक है, सबसे पहले भी गैशियस स्टेट का डिस्कस कर रहे हैं डाउट्स. तो इसमें सिंगल चॉइस में डू यू हैव एनी डाउट्स? ओके, तो हर्ष ने भेजा है 5, 7 और ध्रुव ने बोला है 8 एंड अमान ने बोला है 17. ओके, 13 एंड 16 सिंगल चॉइस की बोल रहे हो ना ये? ठीक है, मोर देन वन पे आते हैं फिर थोड़ी देर में. सर आप बता सकते हो ये किन किन बैचेस के लिए चल रहा है डाउट लेक्चर? जिन बैचेस में मैं पढ़ाता हूँ उन बैचेस का. अगर आप मेरे बैच में नहीं पढ़ रहे थे तो फिर आपके लिए नहीं है ये वाला डाउट लेक्चर, वो शायद गलती से टाइम टेबल में अपडेट हो गया होगा. ओके सर, ओके सर. All right. Then Sarvesh is saying 3, 6 and 15. अरे इतने अलग अलग से डाउट्स कैसे आ गए? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, अगर गैशियस स्टेट नहीं पढ़ा है तो यू गाइस आर फ्री टू लीव. इट डजंट मेक एनी सेंस टू वेस्ट योर टाइम. ऑल राइट, चलो थर्ड क्वेश्चन से शुरू करते हैं. कहाँ डाउट है सर्वेश इसमें? फटाफट बताओ. वेयर इज इट दैट यू गॉट स्टक? कंडक्टिंग वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बराबर होगा, ठीक है. एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों तरफ प्रेशर बराबर होगा, राइट. एंड वॉल्यूम अलग अलग है, मतलब मोल्स, अच्छा जिस रेशियो में वॉल्यूम है उसी रेशियो में मोल्स भी रहेंगे, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, राइट. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स. तो बी साइड का वॉल्यूम थ्राइस है एज कंपेयर टू ए साइड का, तो 3 times Na will be equal to Nb. एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू N into 3/2 RT. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ये गलत हो गया एक्चुअली, B का 3 times ऑफ A होगा. ठीक है. टेम्परेचर, क्योंकि कंडक्टिंग पिस्टन है ना, तो कंडक्टिंग पिस्टन की वजह से क्या हो जाएगा, दोनों तरफ टेम्परेचर बराबर रहेगा. ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. ओके, 5 was something which was like based on simple mass balance only. हाँ, मतलब फोर्स बैलेंस ही करना है ना यहाँ पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट के बीच में, लाइक प्रेशर एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी, राइट. अब प्रेशर एट पॉइंट ए इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर एट पॉइंट बी ये कितना रहेगा? प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ Hg कॉलम 1 एंड प्रेशर ऑफ Hg कॉलम 2. ठीक है, यहाँ बीच में जो गैस रहेंगी उनका हम लोग नहीं अकाउंट में लेंगे, क्योंकि वो लाइक ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर देंगी. हाँ पापा. ओहो, इसलिए मैं फोर्स मोड पर रखता हूँ, बट ठीक है. तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 75 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस प्लस 10 प्लस 10. ठीक है, इसमें कहीं पे अटक गए तो पूछ लेना, वेयर इज इट दैट यू गॉट स्टक.
सर पर इसमें मुझे ये नहीं समझा, वो गैस का आपने कैंसिल कैसे किया मतलब? अरे आप ऐसे सोचो ना कि चलो एक एक करके चलते हैं। आप मत कैंसिल आउट करो, ठीक है। पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप FBD ऑन HG1 लगाओ, राइट। इसको मैं A बोल देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर गैस B बोल देता हूँ, ठीक है। तो आप FBD ऑन HG कॉलम 1 लगाओगे तो क्या इक्वेशन बनेगा? ऊपर से नीचे जो आ रहा है वो प्रेशर ऑफ गैस है, और ये जो डाउनवर्ड आ रहा है ये प्रेशर ऑफ HG रहेगा, और ऊपर कितना रहेगा? PA, है ना। हाँ सर। अच्छा, अब आप FBD ऑन HG2 लिखो कॉलम 2 पर। तो डाउनवर्ड क्या क्या आ रहा है? PA प्लस pressure of Hg, and it will be equal to something upward which will be PB, है ना, राइट। तो अब इनको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। अब आप ये जो पॉइंट्स हैं, राइट, इसको आपने क्या बोला था? ये P और ये P, ये दोनों प्रेशर बराबर रहेंगे यहाँ पर, हाँ सर। ठीक है। इसको P1 और इसको P2 बोल देते हैं, है ना। तो P1 विल बी इक्वल टू P2, और P1 तो PA टीम रहेगा, और P2 क्या है? बेसिकली PB, है ना। हाँ और PB क्या है? PA प्लस PHG, है ना। और PA क्या है? P गैस प्लस PHG। अभी ठीक है? हाँ सर। ओके, ओके। थैंक यू सर। नाउ इसके अलावा सिक्स्थ एंड सेवेंथ। सिक्स्थ में कहाँ अटक गए? सिक्स्थ में यहाँ पर आपको बोला जा रहा है that pressure of N2 plus vapor pressure, right, that is 860 mmHg, ठीक है। इन दोनों का प्रेशर कंबाइन करके अब ये चीज आपको बोला जा रहा है that this is 24 mmHg। सो इससे प्रेशर ऑफ N2 आ गया आपके पास में, that it will be 846 mmHg, right, sorry 846 नहीं 836, ठीक है। अब मोल्स ऑफ N2 निकालना है, तो वो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू V बाय RT से निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, राइट। तो इससे मोल्स आ जाएंगे N2 के, सो इससे मास ऑफ N2 निकाल लेना, एंड इससे फिर आप परसेंटेज N2 निकाल लेना। इट विल बी मास ऑफ N2 अपॉन 0.42, राइट, इंटू 100%, है ना। ठीक है, ऑलराइट। देन सेवेंथ क्वेश्चन भी पूछा है किसी ने। सेवेंथ में तो क्या दिक्कत है? सेवेंथ इज ठीक है। वैसे तो ये गेट इक्विप्ड टू एडवांस के सारे क्वेश्चंस अच्छे ही हैं, लाइक ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन हल्का है, बट केयरफुल होना है ना इसमें आपको। तो यहाँ पर देखो, टेम्परेचर एंड मोल्स बोथ आर चेंजिंग, ठीक है। जस्ट वॉल्यूम कांस्टेंट है,
ठीक है, तो यहाँ पर P initial upon N initial T initial will be equal to P final upon N final T final, right? This equation is to be used. अब आप यहाँ पे नोटिस करना N2O4 gas is giving 2 NO2 gas and 1 मोल से 2 मोल्स बन रहे हैं, है कि नहीं? At the end of the reaction there are 2 moles that are getting formed and temperature भी बढ़ रहा है, तो initial pressure 1 atm, initial moles 1, initial temperature 300 Kelvin, final pressure हमको निकालना है, moles हो गए 2 and temperature हो गया 600 Kelvin. तो इसका मतलब अच्छा नहीं, सॉरी माय बैड, 20% ही डिकम्पोज हो रहा है. ओहो, मैंने कंप्लीट ले लिया. इट इज हीटेड, 20% डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो ये 1 माइनस 0.2 रहेगा और ये 0.4 बन जाएगा. तो फाइनल मोल्स कितने हो गए? 1.2. ये फाइनल मोल्स हो गए ना, इनको ऐड अप करोगे आप तो ये आपका एन फाइनल आ जाएगा 1.2 एंड उसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो इससे पी फाइनल कितना आ रहा है आपका 2.4 atm. ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, ऑल राइट. देन नेक्स्ट बताओ. सो 5 7 3 6 8 में क्या डाउट है? 8 में थोड़ा सा आपको ऑप्शंस का हेल्प लेना पड़ेगा फॉर यू टू बी एबल टू आंसर दिस. इन सब के मैंने सॉल्यूशंस आप लोगों को भेजे हुए हैं ना, मतलब आप लोग सॉल्यूशंस नहीं देखे क्या इन सब के? सर इसका वीडियो रिकॉर्डिंग है सॉल्यूशंस का? नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं है, बट सॉल्यूशंस भेजे थे वो आपने देखे कि नहीं देखे? बोलो सर्वेश. सर गलती से हो. अच्छा, क्योंकि ये सब आप बिना सॉल्यूशन देखे आगे बढ़ रहे हो तो मतलब डबल एफर्ट हो जा रहा है ना. इसलिए तो मैंने इनके सॉल्यूशंस भेजे थे. ऑल राइट, सो अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे हाँ ग्रुप पे भेजा था भाई मैंने. इनफैक्ट कहाँ गया? गैसियस स्टेट सॉल्यूशंस पार्ट 5 करके, जो नहीं पार्ट 5 भी नहीं, इनफैक्ट पार्ट 4 था ये तो. बहुत पहले भेज दिया था आप लोगों के साथ में मैंने. ये सॉल्यूशंस गेट इक्विप टू एडवांस के राइट, ये सब भेजे हुए हैं. ये 8th वाले क्वेश्चन का आंसर रहा. इसका अगर VML है तो इसका x प्लस वाई बाई 4 VML लगेगा, इसका x VML एंड y बाई 2 VML प्रोड्यूस होगा. राइट, सो वॉल्यूम बिफोर एंड वॉल्यूम फाइनल का रेशियो आपने निकाल लिया तो x और y के बीच का रिलेशनशिप मिल जाएगा एंड उसको आप ऑप्शन से सेटिस्फाई करोगे. राइट, ये देखे हैं कि नहीं देखे हैं? अरे जिसने भी डाउट पूछे हैं गाइस, हैव यू सीन दीज और नॉट बिफोर? अगर नहीं देखे हैं तो ये मैंने ग्रुप पे भेजे थे, एक बार आप इसे देखो, रेफर करो.
otherwise we are just duplicating our efforts. ये सब 17th क्वेश्चन सब भेजा हुआ है. N2 गैस, अननोन गैस डाला, उनका टोटल प्रेशर. चलो एक बार क्विकली रेफर ही कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में. अब हो यहाँ पर आप 8th वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, जिसका भी 8th में डाउट था कैसे करना था. ओके देन 17th वाले में आप नोटिस करो. 17th वाले में कैसा रहेगा. You have N2 and an unknown gas, they are being poured into this vessel and आपको टोटल प्रेशर दे दिया है, तो आप वॉल्यूम टेम्परेचर से टोटल मोल्स निकाल लोगे. एंड आउट ऑफ द टोटल मोल्स N2 गिवन है 0.5, तो गैस के कितने 0.25 मोल्स आ जाएंगे. Now these gases were diffusing under identical conditions from their source, so their rate of diffusion is proportional to just root over 1 over root m, right? And your moles diffused are the moles that are coming inside the container. Like these moles are the ones which are coming inside the container. So ये delta n by delta t के delta n हमारे पास में है, तो उससे molecular weight आपका आ जाएगा. ठीक है, जस्ट आपको ऊपर के डेटा से इतना निकालना था कि कितने मोल्स डिफ्यूज होकर अंदर आए. ठीक है, ऑल राइट. देन 13, 15 एंड 16, तो ये भी आप नोटिस कर लो यहाँ पर. 13, इसमें मैंने आपको ये बताया था, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा नॉलेज रिक्वायर्ड होगा. 13th वाले में 13th वाला was that question in which boiling was happening, right? So boiling की एक condition होती है that vapor pressure is equal to external pressure, that is 743 torr. तो अब आपको वेपर प्रेशर मिल गया है, वॉल्यूम मिल गया है, टेम्परेचर मिल गया है, तो इससे आप मोल्स ऑफ वेपर निकाल लोगे, राइट? एंड यही वेपर को फिर कंडेंस कर रहे हैं, तो मोल्स तो कंजर्व रहेंगे. जो लिक्विड के मोल्स थे वही वेपर के मोल्स हैं, तो लिक्विड के मोल्स आपको मिल गए, एंड लिक्विड के मोल्स से आपको मास मिल जाएगा. सॉरी, मोल्स विल बी मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. मास आपको दिया हुआ है, तो उससे आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे. ये आपका आंसर हो जाएगा. 13th वाले में बस ये इनिशियल पीस ऑफ नॉलेज लगती है. बॉइलिंग पॉइंट, एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर. ठीक है, देन 13, 16 एंड 17. ओके, 16 भी देख लो आप. 16th में कौन सा क्वेश्चन है. ये तो हम लोग डीपीपी में भी कर चुके हैं यार. लाइक दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन नाउ सो मेनी टाइम्स. याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है वाला क्वेश्चन. हाँ, तो मैं इसको दोबारा नहीं रिआइट्रेट करूंगा, मल्टीपल टाइम्स देख चुके हैं वाला क्वेश्चन. ठीक है, और कौन सा रह गया. 17 तो मैंने बता ही दिया. 15th वाला कौन सा है, एक बार वो भी देख लो. 15th नहीं, 15th इसमें नहीं था. इनफैक्ट 15th was part of another set of booklet solutions. FPO, FPS. राइट, ये जो पैसेज वाले करे थे. अरे ये वाले मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करे थे.
ये 15th वाले में एक्सपर्टीज एंटीरियर के नहीं करे थे मैंने, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बट आप लोगों ने गेट इक्विप्ड टू एडवांस के बुकलेट सॉल्यूशंस देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं भाई। इनफैक्ट आई रिमेम्बर मेनी ऑफ दीज क्वेश्चंस हैव बीन डिस्कस्ड आल्सो। वो पैसेज 5 का क्वेश्चन जो है, पैसेज 7 का क्वेश्चन, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। दोबारा शेयर कर दूंगा, उसमें थोड़ा कोई दिक्कत है। केटीजी के डेरिवेशन का लिंक ये अली ने ग्रुप पे डाला हुआ है, वो उसी में होगा यार। दैट लेक्चर नोट के अंदर ही एम्बेडेड था वो। ठीक है, सो लेट्स सेव ऑल द डुप्लीकेशन। अब आप मुझे जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस नहीं करे हैं उन लोगों के डाउट्स बताओ। एक्सपर्टीज अटेनर के जैसे, हाँ आई कैन टेक सम क्वेश्चंस। स्टीम डिस्टिलेशन आप अभी हर्ष रहने दो, वो मैंने उस टाइम भी बोला था। स्टीम डिस्टिलेशन वाला पार्ट का हम लोग करेंगे बाद में जब डिस्टिलेशन समझेंगे। अभी डिस्टिलेशन नहीं पढ़ा है आपने। 12th क्लास में एक चैप्टर रहेगा जिसमें हम लोग डिस्टिलेशन समझेंगे, तो फिर वहाँ पर किस तरीके से डाल्टन्स लॉ यूज होता है स्टीम डिस्टिलेशन वाले प्रोसेस में, वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ बोलो अमन, एक्सपर्टीज अटेनर में कौन सा क्वेश्चन? फाइव, 6, 18, 19, 20। राइट, सो ये 5 में this is trapped in a apparatus of volume this much, the total pressure of this much or this much, then it was transferred in a dry ice so that H2O got frozen out, and when the sample returned to normal value of temperature, the pressure was this much, then the sample was transferred to a bulb in contact with liquid nitrogen to freeze out CO2। तो मतलब ठीक है ना, इसमें क्या दिक्कत आ गई? ये जो 1.74 था इंटू 0.731 अपॉन 0.0821 इंटू 296, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 के बराबर रहेगा। ये एक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में यही चीज को आप दोबारा नेक्स्ट इक्वेशन में लिख लोगे कि अब हम लोगों ने इसमें से H2O को गायब कर दिया,
तो CO2 प्लस N2 और ये मिला के कितना 1.32 mmHg का प्रेशर दे रहा है। एंड इनफैक्ट इसको थोड़ा सा करेक्ट यूनिट्स में भी लिखना चाहिए, 1.74 डिवाइड बाय 760 एक्चुअली, एंड यहाँ पर ये 1.32 डिवाइड बाय 760 एंड देन इन द एंड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको भी रिमूव कर दे रहे हैं, ये तो खैर पहले जा ही चुका था, अब CO2 को भी हटा दिया, तो इसकी वजह से प्रेशर 0.53 mmHg रह गया है। तो इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके तीनों के मोल्स निकाल लो। अब बोला जा रहा है ना यहाँ पे दैट इट वाज रिटर्न बैक टू दिस नॉर्मल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, द सैंपल इज रिटर्न्ड बैक टू इट्स नॉर्मल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। तो उसको यूज करना पड़ेगा ना, और फिर प्रेशर मेजरमेंट के बारे में बोला जा रहा है। ऑलराइट, देन सिक्स्थ वाले में, हाँ इसमें एक्चुअली द थिंग इज दैट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन 3 पार्ट्स, सो 50 लीटर वेसल है आपका, है ना, and is equally divided into 3 parts. And these are stationary, मतलब ये move नहीं कर रही हैं, semi permeable membranes. And what it is saying is that these semi permeable membranes, they allow H2 gas to pass through. The vessel contains 60 grams H2, 160 grams O2 and 140 grams N2. ओके, तो ये लेफ्ट वाला जो है, this allows only H2. While the right one allows only H2 and N2. Calculate the final ratio of pressure in the 3 chambers. So in the 3 chambers, volume and temperature same है कि नहीं? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बारे में कुछ और बोला ही नहीं जा रहा है। अब जो रेशियो ऑफ मोल्स रहेगा वही रेशियो ऑफ प्रेशर रहेगा। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे आप नोटिस करना मोल्स के बारे में हम लोग कैसे बात करेंगे। सो H2 तीनों में जा सकता है, राइट। अगर H2 तीनों में जा सकता है, डिफ्यूज हो सकता है, तो क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर बराबर है, तो किस तरीके से H2 डिफ्यूज हो जाएगा कि उसका पार्शियल प्रेशर सब जगह सेम रहे। तो क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है, तो यहाँ पर 20 ग्राम H2, 20 ग्राम H2 एंड 20 ग्राम H2 रहेगा। इधर N2 डिफ्यूज हो सकता है इसके अक्रॉस, तो इधर 70 ग्राम्स N2 और 70 ग्राम्स N2 रहेगा, और O2 कहीं जा नहीं सकता, तो यहाँ पर 160 ग्राम्स O2 प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ द मोल्स विल गेट distributed, right? Why uniform distribution? Because temperature and volume same है ना, तो partial pressure तीनों जगह H2 का सेम रहेगा। एंड इससे आप यहाँ पे मोल्स का रेशियो निकालना, मास का नहीं, मोल्स का रेशियो, एंड उससे फिर आप आंसर करना प्रेशर का रेशियो कैसा रहेगा। ठीक है, और क्या क्वेश्चन था आपका?
18, 19, 20. Okay. फिफ्टींथ दिखने में बड़ा सा है, but it is something which can be done relatively easily. The respiration of suspension of yeast cells was measured by observing the decrease in pressure. Okay, so okay, density, temperature. डेल्टा पी आपके पास में है 37 mmHg, राइट? तो इसका मतलब डेल्टा एन क्या हो जाएगा? डेल्टा पी इंटू वी अपॉन आर टी. सो 37 by 760 इंटू वॉल्यूम 16 ml है, तो 16 by 1000 अपॉन 0.0821 इंटू टेम्परेचर. यहाँ पे आपको दिया हुआ है कितना, 37 डिग्री का अपैरेटस है ये, तो 280 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 310 केल्विन. तो ये इतना मोल्स आपका डिसॉल्व हो रहा है कितने में, इन 30 मिनट्स, है ना? इन 30 मिनट्स दिस मच प्रेशर ड्रॉप, तो इतना मोल्स ऑफ O2, ठीक है, दे वर गेटिंग कंज्यूम्ड, राइट? तो अब आपको पूछा जा रहा है दैट पर आवर कैसा रहेगा. तो इन 60 मिनट्स आपके कितने मोल्स O2 के कंज्यूम होंगे, वो आप यूनिटरी मेथड से बता दोगे, राइट? एंड वॉल्यूम एट STP will be जो भी आपका ये मोल्स आए into 22.4 in liters, and that is what your answer would be. अच्छा, फ्लूइड भी दिया है. ओके, तो फिर ये 760 नहीं होगा, माय बैड, आई थॉट ये Hg है. ओहो, तो 37 mm Hg नहीं है, सॉरी 37 mm फ्लूइड है, तो इट विल बी 37. अब यहाँ पर आप नोटिस करो दैट 13.6 ग्राम पर cc ये Hg होता था, और इसका 1 atm 76 सेंटीमीटर या 760 mm Hg रहता था, है ना? मतलब आप इनफैक्ट इस तरीके से देखो दैट रो जी एच इज कांस्टेंट. तो 13.6 मर्करी का, और उसका हाइट आपको निकालना है, और जो फ्लूइड है उसका डेंसिटी 1.034 दिया हुआ है, और उसका हाइट 37 mm दिया हुआ है. तो एक्चुअली यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क बाय 760 करना पड़ेगा कि ये कितना mmHg रहेगा. तो यहाँ से आप निकालोगे रो जी एच तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो रो इंटू एच दोनों का सेम रहेगा. ये Hg का था और ये फ्लूइड का है, ठीक है? ऑलराइट, देन नेक्स्ट कौन सा पूछा आपने, 18th तो जबरदस्ती बहुत बड़ा है. इसमें inside a spherical glass flask of radius 1 meter containing 300 grams of H2 there was a rubber balloon. Inside a spherical flask, so यहाँ पर मतलब इस तरीके से एक फ्लास्क है A of radius 1 meter containing 300 grams of H2. There was a rubber balloon B containing some N2. Okay. और एक और इसका कंट्रोल C, कंट्रोल V,
ठीक है, थोड़ा सा ये एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। ठीक है, काइंड ऑफ डिसेंट ही लग रहा है, मान लो कॉन्सेंट्रिक हो गए। सो ये इसके अंदर है रेडियस 1 मीटर एंड 300 ग्राम H2, राइट। इसके अंदर है रेडियस balloon B containing some N2, don't know कितना N2, and रेडियस इसका 0.6 मीटर है। एंड बलून C ये वाला है, इसका रेडियस आपको दिया हुआ है 0.3 मीटर, 30 सेंटीमीटर। एंड इसके अंदर कुछ O2 रखा हुआ है। ठीक है, अब कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ गैसेस इन द फ्लास्क। तो अब इसमें कैसा रहेगा, राइट, प्रेशर इनसाइड इज इक्वल टू प्रेशर आउटसाइड वाला कॉन्सेप्ट रहेगा अक्रॉस द बलून्स, है ना। मतलब ये जो तीनों प्रेशर हैं, प्रेशर ऑफ H2, प्रेशर ऑफ N2 एंड प्रेशर ऑफ O2, ये तीनों बराबर रहेंगे, राइट। तभी ये स्टेबल मैनर में एग्जिस्ट कर रहा है। सो प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ O2। ठीक है, एंड ये प्रेशर कितना रहेगा, अब मोल्स ऑफ H2 इंटू RT अपॉन वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम कितना रहेगा 4/3 पाई 1 का क्यूब माइनस 0.6 का क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इंटू RT अपॉन 4/3 पाई 0.6 का क्यूब माइनस 0.3 का क्यूब, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इंटू RT अपॉन 4/3 पाई 0.3 का क्यूब। तो इससे आप मोल्स निकाल लोगे, सबके मास आ जाएगा, राइट। तो यू आर डन विद दिस पार्ट, दैट says that total weight of gas आप निकाल लिए। अब 50 grams of H2 was not नहीं, was now introduced in flask A, then what would be the volume of B and C? तो अब आप इसमें वापस से प्रेशर इक्वेट करना है, सेम लॉजिक लगाना है, ये जो A पार्ट में लगाया है वही लॉजिक B पार्ट में लगाना है। अब आपको मोल्स मिल गया, तो अब आप वॉल्यूम के बीच का रिलेशनशिप निकाल लोगे। ठीक है, and then when it is dipped in a bath containing acetone and dry ice for sufficient time, the temperature of the entire contents would reach the bath temperature. Assuming this temperature, rubber cracks up and both balloons burst, what would be the pressure inside? तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने एक बार के लिए सबके सब का मोल्स निकाल लिया, मोल्स आपको पता है, और वो मोल्स तो चेंज होंगे नहीं, बस टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो मोल्स और वॉल्यूम आपको पता है, टेम्परेचर आप निकाल लोगे, तो सॉरी मोल्स और वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर भी आपको नया दे दिया है, तो प्रेशर निकाल लोगे। ठीक है, मैं पूरा क्या सॉल्व करूंगा, अब आपको समझ में आएगा ना कॉन्सेप्ट क्या अंडरलाइन। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ऑलराइट। 19th वाला तो काफी सोचने पर ही आता है, इट्स नॉट दैट इजी। नाइनटीन्थ वाले में एक्चुअली
इसमें कैसा है दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ इफ्यूजन स्टेप्स के बारे में बात करी जा रही है एंड ऑप्टिमल फ्यूल का रेशियो. सो बेसिकली यहाँ पर टू बिगिन विथ, ठीक है, मोल्स ऑफ CH4 to moles of O2 is 1/192. ठीक है, ये यहाँ से टू कन्वर्ट एन इनिशियल मिक्सचर, ये एक इनिशियल मिक्सचर है यहाँ पर, 1 part of CH4 in 193 parts. ठीक है, तो इसमें CH4 और O2 का 1/192 का रेशियो है. अब इसके डिफ्यूजन पे डिफ्यूजन कराते जा रहे हैं सच दैट इन द एंड व्हाट वी गेट इज द रेशियो विच इज 3 times द अमाउंट रिक्वायर्ड थियोरेटिकल फॉर कंबशन. तो कंबशन के लिए कितना लगता है CH4 और O2 का? 1:2 का रेशियो रहता है, तो 1:6 का रेशियो चाहिए. राइट, दिस इज दैट थिंग, थ्राइस द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर कंबशन थियोरेटिकली. ये आपने बैलेंस इक्वेशन लिखी है ना CH4 और O2 की. ठीक है, तो यहाँ तक का आपको समझ में आया. अब उसके बाद में आप नोटिस करना दैट आपसे बोला जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इफ्यूजन स्टेप्स रिक्वायर्ड टू डू सो. और इसमें डेटा क्या दिया जा रहा है? विद ईच स्टेप 90% ये सब हो रहा है. तो चलो ये पहले पार्ट तक का आंसर तो कर लेते हैं हम लोग, इतना पार्ट तो कर लेते हैं. अब इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगेंगे? सो डू यू रिमेम्बर दिस दैट NCH4 upon NO2 will be equal to NCH4 upon NO2, right? In the nth container will be equal to what is there in the first container multiplied by molecular weight of O2 upon molecular weight of CH4 raised to the power of n-1 diffusion steps. ठीक है, तो यहाँ पर ये रेशियोज आपको पता है, तो आपको ये डिफ्यूजन स्टेप्स का आइडिया लग जाएगा कितने डिफ्यूजन स्टेप्स हो रहे हैं. nth कंटेनर मतलब n-1 डिफ्यूजन स्टेप्स, या फिर अगर आपको n डिफ्यूजन स्टेप्स लिखने हैं तो ये आपका n+1th कंटेनर रहेगा. ठीक है, तो 1:6 is equal to 1/192 into root over 32/16 की पावर n. सो इससे आई थिंक n कितना आ जाता है? आई थिंक 10 आ जाता है आपका, ऐसा कुछ रहता है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है. 192 डिवाइड बाय 6, 32. हाँ राइट, 10 आ जाएगा. ठीक है, अब फिर सेकंड पार्ट पे आ जाओ. सेकंड पार्ट में एक्चुअली क्या बोला जा रहा है दैट इफ कैलोरीफिक वैल्यू is this much and this much and this much and each diffusion step 90% of CH4 is collected, then find out the initial moles of each gas for producing 1000 calorie of energy. So यहाँ पर मुझे 1000 कैलोरी चाहिए. अब 1000 कैलोरी के लिए क्या बोला जा रहा है? कितना CH4 लगेगा? 100 कैलोरी पर मोल्स, यानी कि एक्चुअल मोल्स ऑफ CH4 यहाँ पर कितने चाहिए? 10, राइट, क्योंकि 1 मोल 100 कैलोरी दे रहा है बर्न होने पर, तो 1000 कैलोरी के लिए 10 मोल बर्न करने पड़ेंगे, राइट. अब यहाँ पर CH4 के मोल्स मान लो R से X, और क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर ऐसे 10 स्टेप्स कर रहे हैं और हर स्टेप्स में राइट 90% जा रहा है आगे, राइट, इस तरीके से जाते जा रहा है, राइट. तो बीच में ये 10 स्टेप्स, तो मतलब ये जो x है इंटू 0.9 की पावर 10 शुड बी इक्वल टू 10, राइट. तो इससे इनिशियल मोल्स मिल जाएंगे और मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा? 192 टाइम्स x.
तो ये आपको इनिशियल मोल्स होगा, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया यहाँ से? ऑल राइट, देन और कौन सा क्वेश्चन पूछा था आपने? 20 ये मैंने क्लास नोट्स में बता दिया था ना, जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है। स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था, बस वही यूज करना है। ठीक है, हाँ हाँ, डाउट हो गया तो यू कैन लीव, नो नीड टू स्टे एंड वेस्ट टाइम। ऑल राइट, नेक्स्ट बताओ। ये एक्सपर्टीज अटेनर तो हो गए इसके, आई डोंट थिंक किसी और ने एक्सपर्टीज अटेनर किया भी था। सर मैंने भेजा था ना, कौन सा डाउट भेजा सर्वेश, दोबारा बताओ। 11 13 और 15 हो गया, 11th और 13। and 13th। अच्छा, 11th में One liter flask was evacuated, 5 gram liquid ammonia added to the flask and the flask was sealed. तो यहाँ पर आप नोटिस करना ना, सो विल द कॉर्क ब्लो अप, तो बेसिकली आपको प्रेशर के बारे में नोटिस करना है, राइट? अब यहाँ पर आप नोटिस करना, जो फाइनल प्रेशर होगा वो 200 न्यूटन होना चाहिए, मतलब 200 न्यूटन अपॉन whatever the cross sectional area, pressure is force upon area ना, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना ये कॉर्क होल्ड कर सकता है। एंड ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इनटू RT बाई V। यूनिट्स का ध्यान रखना है इसमें, 3.14 इनटू, ये SI यूनिट्स में ले रहा हूँ मैं सब, ठीक है? तो ये 1/100 का स्क्वायर हो गया। एंड लिक्विड अमोनिया, इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, 5/17 इंटू R का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड, सो ये हो जाएगा 294 केल्विन अपॉन वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है ना, तो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ये SI यूनिट्स में मैंने सॉल्व किया। मैंने R 1/12 लिया था, तो रॉन्ग आया। अच्छा, SI यूनिट्स वाज द की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये इससे ज्यादा है, इनफैक्ट ये इससे ज्यादा है, तो फिर ब्लो हो जाएगा। और अगर ये राइट हैंड साइड कम है तो फिर नहीं ब्लो आउट होगा। ठीक है, ऑलराइट। देन 15th वाला, 15th नहीं, सॉरी, कौन सा 13th बोला तुमने? 13th में कैसे करते हो? A stockroom supervisor measured the content of a partially filled 100-liter acetone drum on a day when the temperature was this and the atmospheric pressure was this and the solvent. Okay, तो यहाँ पर इनिशियली ये ड्रम है, 100 लीटर का ड्रम है, और इसमें कुछ क्वांटिटी तक 60 लीटर्स एसीटोन है ना? एंड स्टार्टिंग में ये ओपन था, इसको क्लोज कर दिया,
67 ठीक है। अब यहाँ पर जो टोटल प्रेशर है वो एयर का प्रेशर प्लस एसीटोन का वेपर प्रेशर रहेगा, ठीक है, above this and अब यहाँ पर आप नोटिस करना, ये चीज आपको टोटल जो है वो बोला जा रहा है दैट ये 750 mmHg था, दैट नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाज 750 mmHg, हाँ, एंड ये 60 लीटर था। अब सर हम्म, सर फिर तो वॉल्यूम ऑफ एयर 40 लीटर होएगा ना? रुक जाओ एक मिनट, मैं जस्ट डबल चेक कर रहा हूँ। अब इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दे आर सेइंग कि इसमें कुछ डेंट आ गया से एंड ये 80 लीटर्स का ही रह गया, ठीक है, 60 लीटर्स तो एसीटोन है। अब प्रेशर चेंज हो जाएगा, द ड्रम वाज dented and the internal, what is the total pressure, so P total will be equal to P dash air प्लस एसीटोन का तो वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है, एंड एयर के लिए व्हाट यू कैन से इज दैट P initial V initial will be equal to P final V final, so अब 750 में से 400 तो आपने एसीटोन का हटा दिया था पहले, नहीं, बट मैं वही सोचना चाह रहा हूँ कि जो एयर है वो 750 है एंड नहीं ठीक है, इसी के अंदर रहा होगा। तो बेसिकली ये इनिशियल 750 माइनस जितना भी एसीटोन का वेपर प्रेशर था 400, ठीक है, ये आपका इनिशियल एयर का प्रेशर था इनटू वॉल्यूम व्हिच वाज 40 लीटर्स एंड नाउ द वॉल्यूम हैज बिकम 20 लीटर्स एंड एसीटोन का वेपर प्रेशर तो चेंज होगा नहीं, तो ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। कितना आ रहा है, पीछे से मैच कर रहा है, देख लो, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 1100 कुछ। 1100 हाँ, तो पीछे से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। ठीक है। ओके, और बताओ बुकलेट में से एनी अदर डाउट्स? सीपीसीबी अभी रहने दो ईशान, वो थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ेंगे। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में देखेंगे। अभी इसमें आ गया एक आध क्वेश्चन में, बट लेट इट बी। गौतम, बीपीपी 34 का क्वेश्चन 8, सर जो पीछे सॉल्यूशन दिया समझा ही नहीं है।
मिनट ना, क्वेश्चन तो पढ़ने दो मुझे. फाइंड द टेम्परेचर एट व्हिच द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू द ट्रांसलेशनल ट्रांजिशन एनर्जी. अरे तो तुम दोनों एनर्जी को याद करो ना, रादर देन ट्राइंग टू रीड द सॉल्यूशन. आप ऐसे सोचो कि ये जो रहता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये कितना रहता है 3/2 kBT है ना. एंड ये ट्रांजिशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 13.6 into 3/4. 3/4 हाइड्रोजन एटम के अंदर है. 13 बाय, ये ईवी में है, यूनिट्स का ध्यान रखना. ये ईवी में था तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स कर देंगे. है कि नहीं? हाँ सर, मुझे लगता है यूनिट का प्रॉब्लम हुआ रहेगा. हाँ, तो अब यहाँ पर एक केवी का वैल्यू आप करेक्ट जूल्स की यूनिट में लिखोगे तो उससे टी मिल जाएगा. ठीक है. और कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो तुम? 35 का 6th भी 35 का 6th. Which of the following statements is or are correct about Boyle's temperature? सर वो बी का ऑप्शन क्या है? एक मिनट मुझे पढ़ने दो. Temperature at which the first virial coefficient becomes 0. नहीं ना. Second, ये जो अपन ने पढ़ा था ना, virial form of van der Waals equation क्या था? Z is equal to 1 plus V minus A by RT into 1 by V plus B square by V square plus B cube by V cube and so on so forth. तो ये आपका फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट है, ये आपका सेकंड वेरियल कोफिशिएंट है. तो ये 0 होगा. लाइक ये लो प्रेशर पे इतना रह जाता है हमारा इक्वेशन, बाकी तो हम इग्नोर कर देते हैं. हाँ सर, समझा. And that Boyle's temperature as per the van der Waals equation is A by BR and depends on the nature of gas. That's also correct. सर असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ए ढूंढने को बोला है, मतलब वो पोलर और नॉन पोलर वाला, वो अभी भी मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है. एक बार बताओगे? कौन सा वाला कह रहे हो? सर कंपेयर कैसे करते हैं वो लोग का ये? नहीं, क्वेश्चन कौन सा कह रहे हो? असाइनमेंट दिया था ना, असाइनमेंट 1 क्वेश्चन 5. स्क्रीनशॉट आपको भेजू ग्रुप पे? नहीं, ठीक है. कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5. हाँ. अच्छा, ये वाला. The numerical value of A is maximum for, right? तो इसमें हीलियम, H2, O2 और NH3 ऐसे रहेगा ना. ये सब गैसेस नॉन पोलर है ना. और अमोनिया जो था वो पोलर है. तो अमोनिया का A इन सबसे ज्यादा है. ठीक है. अमंगस्ट नॉन पोलर जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, A का वैल्यू बढ़ रहा है. सर वो नॉन पोलर और पोलर ही नहीं समझता क्या होता है. ये फिर हम लोग, या तो रुक जाओ, एक्चुअली इनका क्या है, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. तो नॉन पोलर का मतलब होता है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, पोलर का मतलब हो जाएगा एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर. तो इसमें कैसा रहेगा? आप ऐसे सोचो ना, ये हीलियम है तो सिंगल एटम ही है. H2 में कैसा रहेगा? H और O में भी O और फिर NH3 में वो एसिमेट्रिकल आता है. हाँ समझा. वो मीनिंग ही नहीं पता था वो लोग उनका. तो ये मैं पढ़ाऊंगा वैसे, केमिकल बॉन्डिंग में अपन देखेंगे अभी आगे. और सर शायद इसी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बराबर नहीं है. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 का. इसमें कैसे?
सर 2-3 बार कैलकुलेट करके देखा, वो इसका 1.54 आ रहा है। यूनिट्स का ध्यान रखा? 1548। हाँ सर। P plus A n square by V square V minus NB is equal to nRT, नटी। राइट? अब P आपको निकालना है, A 2.253 दिया हुआ है, 32 ग्राम्स मीथेन मतलब 2 मोल है, 2 मोल। एंड ये 1/4 लीटर है, लीटर्स में लेना। हाँ सर 0.25 लिया लीटर। हाँ ठीक है, 0.25 का स्क्वायर, देन 0.25 माइनस 2 इंटू 0.0428 is equal to 2 into 0.0821 into 300। इससे नहीं मैच कर रहा आंसर। हाँ सर यही सॉल्व किया पर 154 आ रहा है मुझे, और वही सेम क्वेश्चन इंटरनेट पे भी सर्च करके देखा तो फिर भी 154 ही आ रहा था दूसरे कोई साइट पे। अच्छा, सर आपको E स्क्रीनशॉट का डबल कह रहे हो आप? हाँ हाँ सर हो सकता है, कर एक बार क्विकली कैलकुलेट कर लेता हूँ ना मैं भी। 2 into 0.0821 into 300 divided by 0.25 minus 2 into 0.0428, 399 आ गया, 299 एक्चुअली, 299 माइनस 2.253 इंटू 64, हाँ 155 आ रहा है अराउंड। ठीक है, डबल ऑफ दिस तो नहीं बोलेंगे बट हाँ 155 आ रहा है। ठीक है, सर हो गया, थैंक यू। ऑल राइट, बाय सर। यप चलो बाय बाय। हाँ क्या कह रहे हो ईशान, विंडो टू एडवांस का वन ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट देख लेते हैं। विंडो टू एडवांस, विंडो टू एडवांस वन ऑप्शन का 7, ये एक्चुअली हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। इसमें काइनेटिक एनर्जी लाइक बराबर होती है, लाइक लिक्विड में और वेपर में क्या अंतर होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, राइट? लिक्विड में कैसा रहता है, द काइनेटिक एनर्जी इज मच लेसर एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स का ऑफ वेपर का काइनेटिक एनर्जी, राइट? तो जब हम हीटिंग कर रहे हैं और बॉइलिंग पॉइंट पे लेके आते हैं, राइट, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस लिक्विड मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, राइट? एट boiling point liquid and vapor are in equilibrium। with each other। तो इनके जो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी इन दोनों फेज का इक्वल हो जाता है। ठीक है, और कुछ बोल रहे थे भाविक? हाँ बोलो। सर विंडो टू एडवांस पैसेज कौन सा पैसेज? एक ही है पैसेज उसमें, विंडो टू एडवांस में। एक्चुअली थोड़ा सब्जेक्टिवली सोचना है आपको। सेकंड वाला तो हो ही गया होगा ना?
हाँ सर, मुझे सिर्फ इतना पूछने का था कि सर ऑप्शन बी करेक्ट नहीं होगा? ऑप्शन बी करेक्ट नहीं होगा? यहाँ पर आपको जो लाइक गैस ने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है एज एक्सपेक्टेड, लाइक experimental value of D is found to be smaller. इसका मतलब क्या हो गया? Right, that gas X traveled स्लोली, हाँ। lesser distance. Right? Why? Because उसके collisions ज़्यादा हो गए होंगे ना with inert gas as compared to Y के जितने collisions हो रहे होंगे। तो सर मीन वो ऑप्शन भी करेक्ट नहीं रहेगा? मीन फ्री पाथ से कि सर मीन फ्री पाथ ऑफ फॉर वाई एज कंपेयर टू दैट ऑफ ए लार्जर रह सकता है, ऐसा हो सकता है? ये रीजन हो सकता है? नहीं, वो अरे इंडिविजुअली कुछ भी हो, मतलब x का और y का मीन फ्री पाथ कुछ भी हो, यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है कि जब इनर्ट गैस डाली है तब एक्सपेक्टेड से कम रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, ओके। तो दिस इज व्हाट इज एक्सप्लेनिंग दैट ना, डी ऑप्शन। ओके, ठीक है। और सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन 2 मतलब इंटू टू एडवांस में एडवांस्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब मोर देन वन चॉइस करेक्ट का क्वेश्चन 2। मोर देन वन चॉइस का, हाँ ये वाला तो अपने क्लास में डिस्कस किया था ना। इसके मतलब नॉट एग्जैक्टली दिस बट इसके जैसा ही याद हो तो ये क्लास में डिस्कस किया था अपन ने। इसमें सर सी पार्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे मतलब? नहीं, सी पार्ट तो ये काइंड ऑफ नॉलेज बेस्ड है, राइट। वो नॉलेज बेस्ड किस पॉइंट ऑफ व्यू से है दैट ये जो मेरा इक्वेशन रहता है p प्लस ए बाय vm स्क्वायर vm माइनस b इज इक्वल टू rt, राइट। तो इसमें दो अननोन्स है a और b, है ना। अब ये a और b मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? अगर मान लो मैं इतने यहाँ और इस पॉइंट, दो डेटा पॉइंट और दो इक्वेशन बना लूंगा, है ना। हाँ, टू वेरिएबल एंड टू इक्वेशन सॉल्व कर लूंगा तो मेरा ए और बी आ जाएगा, राइट। बट अब ये जो दो इक्वेशन के लिए डेटा पॉइंट मैं चूज करूंगा, मैं वो अगर ये वाले चूज कर लूं या फिर ये उस तरफ वाले चूज कर लूं तो फिर मुझे काइंड ऑफ एक बेटर आंसर नहीं मिलेगा, बिकॉज अगर मैं यहाँ वाले चूज कर लूंगा तो इट माइट एक्सट्रापोलेट एंड गिव मी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ एन आंसर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ वाले चूज कर लूंगा तो इट माइट एक्सट्रापोलेट एंड गिव मी राइट हैंड साइड वाला आंसर। तो एज अ बेस्ट गेस अगर देखना होता है इस कर्व का फीचर कैप्चर करने के लिए तो एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को टिपिकली यूज किया जाता है टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके। दैट काइंड ऑफ गिव्स यू द ओवरऑल कर्वेचर का आइडिया कि अच्छा ये ऐसा रहेगा, क्योंकि एक ये पॉइंट पता है ही सही, ये तो बिल्ट है इसमें इक्वेशन में कि p टेंड्स टू 0 पर z टेंड्स टू 1 रहेगा, ये तो इसमें इनबिल्ट है, ठीक है। फिर ये दो डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं, अगर ये मैं एक्सपेरिमेंटली निकालता हूँ और इनसे यार भी निकालता हूँ तो मुझे एक बेटर आंसर मिलेगा ऑफ हाउ द ग्राफ इज गोइंग टू बी। ओके। और बताओ, और किसी का कुछ डाउट है? एक्सपर्टाइज अटेनर के फर्स्ट वन में मुझे एक छोटा सा पूछना था। इसमें एक्सपर्टाइज अटेनर के फर्स्ट वन, एक्सपर्टीज अटेनर का फर्स्ट वन, एक मिनट, हाँ बोलो। I2 सॉलिड दिया है, हम N2 और I2 के मोल्स मैंने निकाले, फिर मैंने प्रेशर ये किया बैलेंस। हाँ हाँ हाँ, बट I2 में हम PV इक्वल टू nRT नहीं लगा सकते ना। I2 वो वेपर हो गया सॉलिड के साथ में, तो इसमें
मतलब हाँ, आपका डाउट सही है सर्वेश, इस क्वेश्चन में थोड़ा ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया है, बट यहाँ पर जब ये 10 ग्राम सॉलिड I2 और N2 है, ठीक है, तो what is happening is that at 10 atm 25 degree centigrade, what is happening, I think इस क्वेश्चन में that I2 सॉलिड ही रहेगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 will be PV by RT, 10 into 1 upon 0.0821 into 298, ठीक है। फिर अब इसके बाद एट हायर टेम्परेचर्स, जो भी ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड या 250 डिग्री सेंटीग्रेड है, व्हाट इज हैपनिंग इज I2 वेपर बन जाएगा, एंड अब आप फाइनल प्रेशर निकालोगे दोनों वेसल्स में, Na into R into एक टेम्परेचर कितना है 250 में कितना टेम्परेचर रहेगा, मतलब 250 मतलब कितना हो जाएगा 523 ना, मतलब 523 हुआ ना, अपॉन वॉल्यूम 1 लीटर इज इक्वल टू NB इंटू R इंटू 200 डिग्री इधर है तो 473 और इसका वॉल्यूम 40 लीटर है, राइट, समझ में आ रहा है? हाँ सर, वो आ गया सर, वो I2 वेपर सॉलिड का होता। हाँ, तो आई थिंक इससे आंसर आपका मैच कर जाएगा। हाँ, उससे आ गया। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल से Na और Nb आ जाएगा और उससे फिर P निकाल लेना। ऑलराइट, और बताओ। Any other doubts? सर बोलो। सर एक्सपर्टीज एंड अटेनर में जिस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चन से उतने डिफिकल्टी एडवांस में पूछेंगे कि इससे और डिफिकल्ट पूछेंगे? नहीं, एक्सपर्टीज अटेनर एडवांस से ज्यादा डिफिकल्ट है। तो उतने इक्विवेलेंट डिफिकल्टी का पूछेंगे कि इससे थोड़ा और उससे कम ही पूछेंगे। तो अगर एक्सपर्टीज अटेनर नहीं किया है तो टेंशन मत लेना, इट्स ओके। नहीं, मुझे लगा कि मतलब ये डिफिकल्ट है ना, थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट है ना, तो एडवांस में शायद से ऐसे ही पूछेंगे, मुझे लगा। नहीं, एडवांस में नहीं पूछते इतना ज्यादा। मतलब देखो कैसा होता है ना, एडवांस का जब एग्जाम भी होता है, ठीक है, तो आपको ये एक्सपर्टीज अटेनर का मैं पर्पस समझा देता हूँ। पर्पस कैसा होता है, जब जेईई एडवांस का एग्जाम होता है तो मान लो 100 मार्क्स का एग्जाम है, तो अब 100 मार्क्स के एग्जाम का डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा इजी, मीडियम और हार्ड क्वेश्चंस में, वो कुछ ऐसा रहता है कि लाइक 30% के अराउंड इजी, 30-40% के अराउंड मीडियम, राइट, एंड 20% के अराउंड ऐसा हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो अब जो हार्ड क्वेश्चंस होंगे जेईई एडवांस के पेपर में, उनका लेवल आप एक्सपर्टीज अटेनर के बराबर मान लो, ठीक है, राइट। ओके सर। अब द थिंग इज कि वो जो 20% डिफिकल्ट क्वेश्चंस जेईई एडवांस बनाएगा,
वो कौन से चैप्टर का बनाएगा वो तो हमको पता है नहीं। हो सकता है कि कभी वो डिफिकल्ट क्वेश्चन गैसियस स्टेट चैप्टर का आ जाए, कभी एटॉमिक का आ जाए, तो कभी थर्मो का आ जाए, तो कभी किसी और का आ जाए। हम प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकते हैं। तो प्रिपरेशन लेवल पर लाइक हर बच्चे को ये चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ मतलब हर चैप्टर का इजी, मीडियम एज वेल एज डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है। बट अब ऐसा नहीं होगा ना कि हर चैप्टर का डिफिकल्ट क्वेश्चन ही पूछा जाएगा जेईई एडवांस में। तो जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होंगे वो समझेंगे कि ठीक है भाई, मेरे लिए एक्सपर्टीज अटेनर काफी डिफिकल्ट है, तो फिर मैं उसके ऊपर जबरदस्ती का स्ट्रेस नहीं लूंगा। ठीक है, जो टॉपर्स रहते हैं मतलब जनरली लाइक जो अभी एमटी हुआ है या उसके अलावा जो एग्जाम्स हैं भाई, ओलंपियाड्स वगैरह फोड़ते हुए आ रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, वो बच्चे जरूर, उन लोगों के लिए जरूर ये बोला जाता है कि भाई तुम एक्सपर्टीज अटेनर नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो उनको तो स्ट्रेस करके करवाया जाता है कि भाई तुम तो करोगे ही सही। ठीक है, बट फॉर अदर स्टूडेंट्स आई वुड नॉट एडवाइज देम कि भाई आप एक्सपर्टीज अटेनर के साथ जबरदस्ती स्ट्रगल करो। यू बी स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ योर स्टडीज। जेई के पेपर में क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि बहुत बड़ा पाप कर दोगे। इनफैक्ट समटाइम्स इट बिकम्स अ बेटर चॉइस कि बराबर मार्क्स का इजी क्वेश्चन भी है, बराबर मार्क्स का डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, तो रादर इट मेक्स सेंस टू लीव दोस डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड अटेम्प्ट द इजी एंड द मीडियम वंस फर्स्ट एंड स्कोर इन देम। आपके अगर एडवांस के पेपर में 35% मार्क्स भी आ जाते हैं तो आपकी रैंक टॉप 1000 में आ जाएगी भाई, सॉरी टॉप 10,000 में। टॉप 1000 के लिए तो हाँ मतलब थोड़ा 50-55% के ऊपर मार्क्स चाहिए रहेंगे। समझ में आया? ओके सर। ऑलराइट, और बताओ क्या डाउट है? अच्छा, ईशान ने डाला है विंडो टू मेन का 11। विंडो टू मेन का 11 कौन सा है ये तो अपन ने किया था ना उस दिन ईशान। आप शायद नहीं होगी, किसी और ने पूछा था ये डाउट में, बट ये ऐसा हो गया ना, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर इन वेपर फेज व्हेन द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, राइट। तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने का मतलब क्या है? दैट vapor pressure is as per what is the data that is given. So moles of vapor will be equal to vapor pressure into volume by RT, right? So 3170 upon ये पास्कल में है तो अपॉन 1.01325 into 10 raised to the power of 5, या चलो सब SI यूनिट्स में ही कर रहे हैं, इसमें डेटा भी SI यूनिट्स में दिया हुआ है तो SI यूनिट्स में चलते रहो। सो 3170 into 10 की पावर माइनस ये 1 DM क्यूब दिया हुआ है तो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब अपॉन 8.314 इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन। तो इससे आपका आंसर मोल्स SI यूनिट में आ जाएगा, which you can then select and give the answer to. ठीक है, समझ में आया ईशान? ऑलराइट, और डाउट बता दो, और किस में है? सर बोलो। सर अगर एक्सपर्टीज अटेनर के क्वेश्चंस बन रहे तो फिर अटेम्प्ट करेगा तो चलेगा ना, करेंगे तो चलेगा ना मतलब?
हाँ हाँ अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं लेने का है और उस पे क्वेश्चन सर हाँ बोलो सर। सर हाँ, जब हम बी वॉन्डरवॉल्स कांस्टेंट जो बी है उससे हम आर की वैल्यू निकालते हैं तो उसका यूनिट क्या है? एंगस्ट्रॉम है। नहीं मतलब अगर ऐसे बी का वैल्यू समथिंग समथिंग इन लीटर्स है तो उस लीटर्स को पहले सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो और फिर उससे आर जो निकलेगा वो सेंटीमीटर में निकलेगा। ठीक है ऑलराइट, और बताओ एनी अदर डाउट्स? सर और वो रेड्यूस इक्वेशन हमने कल डिराइव किया था ना लास्ट लेक्चर में, वो यूज का होता है मतलब उस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? मतलब वो ऐसा है कि अगर आपको टीसी पीसी इनका डेटा दे दिया तो रादर देन ए एंड बी इसका डेटा नहीं मिला, टीसी पीसी का डेटा मिल जाए तो फिर आप उसको इक्वेशन को यूज करना ना, उसमें जो टी आर वी आर पी आर रहेंगे वो टी बाय टी सी वी बाय वी सी पी बाय पी सी इस तरीके से लिख के सॉल्व कर लेना। राइट और बताओ एनी अदर डाउट्स? ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम लोग क्लोज करते हैं लेक्चर। ऑलराइट चलो, टेक केयर गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।